नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। मैं बलवंत सारण आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस क्लास के अंदर। आप पधारे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पढ़ते हैं आज परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है उसके बारे में, परमाणु भार क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, इस चीज़ के बारे में। जैसे आपने देखा होगा भी समझ में नहीं आता, ये चीज़ याद नहीं रहती। मतलब जो आर्ट का स्टूडेंट है या कॉमर्स का जो स्टूडेंट है, क्योंकि साइंस वाला तो अगर ये याद नहीं होता तो इसका मतलब ही क्या हुआ। ठीक है, तो इसको आप ट्रिक से करेंगे, किस प्रकार से उसको याद रखा जाए। सबसे पहले क्या होता है, देखो आपको जैसे मैंने लिखा C6 और ये 12, इस बात को जैसे मैंने O ये लिखा, जैसे ये लिखा, जैसे मैंने लिखा ये, तो इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब और इसको याद करने में ऊपर क्या लिखा जाता है, यहाँ पे भी आप गलती कर बैठे, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लेवल के हिसाब से। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के, तो उस चीज़ को याद करने में परेशानी आती है। ये क्वेश्चन भी हम गलत कर बैठते हैं और हम 1 नंबर से रह जाते हैं एग्जाम में। तो इसको याद करना है हमें और समझना भी है। याद कर ट्रिक नहीं बताएंगे, साथ साथ में याद भी करवाएंगे आपको और सिखाएंगे भी किस प्रकार से इसको याद रखा जा सकता है। देखो ऐसे इसको लिखते हैं आप पहले तो x, ठीक है, और ये पूछ लिया जाता है ए जेड, तो इसमें सीधा ही पूछे ए क्या है, इसमें जेड क्या है, या जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, या ए किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको प्रदर्शित करता है। तो याद रखने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले बताऊंगा, टेंशन मत लेना आप। ए को हम ए ऊपर है, यानी ए ऊपर है, मैं कह दूँ ए ऊपर है, एक जैसा हो रहा है, ए ऊपर है। या ऐसे याद कर लो, ए से हम आकाश याद कर लेंगे, आसमान याद कर लेंगे। आकाश कहाँ होता है, तो आकाश होता है ऊपर, यानी ऊपर, ए ऊपर होता है, आकाश ऊपर होता है। और आकाश ऊपर होता है, ऊपर अपना सर होता है, और सर के ऊपर क्या रखते हैं, जैसे एक्स है, एक्स मैं हूँ, तो मेरे सर पे मैं क्या रखूँगा, तो सर पे मैं रखता हूँ भार, ठीक है ना। तो भार, तो मैं कहूँगा ये क्या है, तो एटॉमिक मास है, यानी द्रव्यमान, सॉरी एटॉमिक नंबर, परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। या आप कह सकते हो एटॉमिक मास है, ठीक है। तो मास यानी भार है आपका, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, सिंपल बनाने के लिए या याद करने के लिए, इसको हम ये भी कहते हैं भी परमाणु भार है। क्या ये एटॉमिक वेट है, परमाणु भार है, ठीक है। तो परमाणु भार क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी ए परमाणु भार होता है जो ऊपर लिखे जाता है, ठीक है। और जेड जो है वो परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या भी बोल देते हैं, परमाणु संख्या, या इसको हम परमाणु क्रमांक भी बोल देते हैं। क्रमांक यानी क्रम के अनुसार जो है, ठीक है। संख्या यानी एटॉमिक नंबर बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ऊ से ऊपर, ऊपर ए आकाश, आकाश यानी ऊपर, आकाश, ए ऊपर है, और ए ऊपर क्या होता है, भार होता है, ठीक है ना। सर पे क्या होता है, भार होता है, ठीक है। तो भार है, ऊपर क्या आता है, भार होता है। भार को हम किससे डिनोट करते हैं, ए को, और इससे जेड, जेड का मतलब परमाणु संख्या है, ए कह दो। मैं कह दूं अब कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 6 है जी। परमाणु मास कितना है उसका, जो परमाणु का द्रव्यमान है वो कितना है, 12। मैं कह दूं जेड की जगह मैंने 8 लिखा है, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 8 है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 16 है। हाइड्रोजन का 1 है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। हीलियम का 2 है, और भार कितना है, 4, यानी जेड की जगह। तो एक्स की जगह मैंने क्या लिखा, तो एक्स की जगह मैंने क्या लिखा है, तो एक्स की जगह मैंने लिखा है तत्व। क्या लिखा है, तत्व। या मैं कह सकता हूँ उदासीन, न्यूट्रल परमाणु होता है ये, ठीक है। यानी उदासीन परमाणु जो होता है उसको हम किससे लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं। भी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, कोई तत्व जो दिया होगा या जो एटम दिया होगा, यानी कार्बन दिया है तो हम यहाँ कार्बन लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया तो ऑक्सीजन लिखेंगे, ठीक है। हीलियम हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखेंगे, और हीलियम है तो हीलियम लिखेंगे। इस प्रकार से हमें लिखना होता है, ठीक है। अब हमें दिक्कत कहाँ आती है भी, ये जो परमाणु द्रव्यमान है या परमाणु भार जो होता है, ठीक है, ये क्या है जी, परमाणु संख्या और क्रमांक क्या है जी, यहाँ पे हमें समझना होता है, ठीक है। तो परमाणु संख्या किसी भी
जो परमाणु होता है उसकी वो संख्या होती है जितने उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या होती है। क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या। इस बात को ऐसे याद करेंगे, देखो बिल्कुल आसान से शब्दों में समझना है। यानी परमाणु संख्या क्या होती है? किसी भी तत्व या परमाणु की संख्या क्या होती है? तो उसकी संख्या क्या होती है? प्रोटॉन का संख्या जो है उसको हम परमाणु संख्या से जानते हैं। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या को हम किससे जानते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या से जानते हैं। ठीक है, तो P की जो वैल्यू होगी, प्रोटॉन आपको पता है, अगर आपने रेगुलर लेक्चर लगाए या पहला लेक्चर ही आप देख रहे हो तो भी मैं इस बात को बताऊंगा। ठीक है, अब प्रोटॉन जो है, परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार नहीं कहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा द्रव्यमान कहेंगे, आजकल इसको द्रव्यमान बोला जाता है। ठीक है, तो ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या इसको बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या इसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? मास नंबर लिखोगे आप। ये द्रव्यमान नंबर है। द्रव्यमान और भार, मास नंबर और भार में थोड़ा सा अंतर होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो, द्रव्यमान संख्या क्या है और परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, अब आपको पता चल गया भी प्रोटॉन जितने भी है ना, ठीक है, वो तो नीचे लिखेंगे, और न्यूट्रॉन जितने भी है वो ऊपर लिखे जाएंगे। न्यूट्रॉन जितने भी है वो क्या है? प्रोटॉन और उसके साथ न्यूट्रॉन को जोड़ दिया जाए वो ऊपर लिखते हैं, तो वो बन जाता है आपका द्रव्यमान संख्या बन जाती है। ठीक है, जैसे हीलियम की क्या है जी? तो हीलियम की क्या मान लो, तो हीलियम का अगर देखें तो कैसे बना? 4, यानी इसमें 2 प्रोटॉन हैं और प्लस 2 न्यूट्रॉन है। तो ठीक है, तो कितने हो गए? इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। तो 4 हमने ऊपर लिखा। ठीक है, 4 ऊपर लिखा। प्रोटॉन कितने हैं जी? तो 2 प्रोटॉन है, यानी 2 प्रोटॉन है, तो हम 2 नीचे लिख देंगे। तो ये इसका परमाणु क्या बन जाता है? संख्या बन जाती है, परमाणु क्रमांक बन जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कोई चीज़ को। अब आपको ये पता चल गया ए क्या है, जेड क्या है, एक्स क्या है। तो इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, देखो फिर लिखूँगा मैं एक्स ए जेड। ठीक है, क्या है जी? तो मैंने बताया, पहले इस बात को ऐसे लिख लो, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या आप कह सकते हो यानी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो ये द्रव्यमान संख्या, यानी आप कहो जी, दूसरा मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। ठीक है, परमाणु संख्या क्या होती है? दोनों में फ़र्क क्या है? परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु से आप याद रख लो P। परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की जो संख्या है, प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु के अंदर, परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। नॉर्मल सी बात। कई बार ये भी लिख दिया जाता है, लिखना यही है प्रोटॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन की संख्या ना, इलेक्ट्रॉन लिखना यही है, मैं बता रहा हूँ। सही बात ये है, इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर क्या है, परमाणु उदासीन है, परमाणु उदासीन है, तो उसके अंदर आपको पता है प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठीक है। परमाणु न्यूट्रल है तो उसके प्रोटॉन के बराबर उसके न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, क्लियर बात, ये बात होगी जी, ये हो गया हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब द्रव्यमान संख्या है, वो तो संख्या है, संख्या का मतलब 1 + 1 2 है। ठीक है, तो आप कहोगे जी जैसे परमाणु संख्या, कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो आप कहोगे जी 16 है। ठीक है, प्रोटॉन इसमें कितने हैं जी, तो आप कहोगे जी 8 है जी। न्यूट्रॉन कितने हैं, 8। कैसे पता चला जी, प्रोटॉन 8 है क्योंकि इसके नीचे 8 दिया हुआ है। तो 8 संख्या किसकी होती है, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की। अब आपको निकालना है, मैं कह दूँ कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, तो यहाँ पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है। P + N की वैल्यू कितनी है, 16 है, और प्रोटॉन की हमें नीचे लिखी हुई वैल्यू मिल जाती है, तो +N बराबर 16 है। ठीक है, अगर 16 में से 8 जाएगा तो बराबर न्यूट्रॉन आ जाएंगे, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 है। हो गया क्लियर ना। ठीक है, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, इसके बारे में हमें पता चला। सिंपल से सिंपल समझने के लिए, समझना जरूरी है, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा, है ना। अब एक भार होता है जी, द्रव्यमान, परमाणु भार क्या होता है, देखो द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या और एक होता है परमाणु भार, एटॉमिक वेट। दोनों में क्या फ़र्क है जी, संख्या तो मतलब 1 + 1 है, 2 हो गई, 2 + 3 है, 5 हो गई, इस प्रकार से मान लो संख्या वो है। तो ये एक पूरा पूर्णांक नंबर होता है, तो आप कहोगे जी एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और परमाणु भार द्रव्यमान जो है ये डेसिमल में भी आ सकता है। ठीक है, यानी दशमलव में भी आ सकता है। ठीक है, दशमलव, जैसे मैं कह दूँ कैलोरीन जो है, कैलोरीन उसका 35.5 होता है जी। तो लेकिन संख्या पूछे तो हमें यहाँ पे कितना दे देना है, 36 दे देना है क्या। ठीक है, अगर हमें कैलोरीन की क्या पूछ ले, कैलोरीन की वो पूछ ले, तो 17 दूनी 34, संख्या हमें 34 बतानी है। ठीक है ना, कितनी बतानी है, 34। तो ये क्या था, 34। ठीक है, भार कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। भार का मतलब क्या है जी फिर, ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए आपको बता दूं, मैं ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। भार वो होता है, यानी किसी भी तत्व में उपस्थित परमाणुओं का औसतन भार। यानी मैं कह दूं ये लोहा, इसके अंदर इतने परमाणु हैं, ठीक है, या मैं कह दूं ये कार्बन है, इसके अंदर C12 भी होता है, C13 भी होता है, C14 भी होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर है। अब इसके अंदर कितने C12 हैं, किसने C13 है, कोई पदार्थ बनाओ इसके अंदर कितने हैं, उनको टोटल करके लिया जाए तो उसको हम परमाणु, उस टोटल करके भी कितना % है उसका एवरेज निकाल के, जब हम उसको क्या है कार्बन का एवरेज निकालते हैं, वेट का एवरेज निकालते हैं सभी कार्बन का उस तत्व में उपस्थित, तो उसे हम परमाणु भार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम परमाणु भार बोलते हैं। ठीक है, और ये परमाणु भार की इसकी जो वैल्यू है, परमाणु भार इसकी इकाई क्या है, तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करना है। परमाणु भार की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या है इसको मापने की, तो इसको मापने की यानी परमाणु को मापने की यूनिट है AMU, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, मास यूनिट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डोल्टन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डोल्टन भी बोला जाता है। एक ही बात है, DA से लिखते हैं। ठीक है, और एक इसको हम U से भी लिखते हैं, क्या है, U से भी लिखते हैं। कौन सी यूनिट हो गई, U से हमारी वो यूनिट हो जाती है। U का मतलब यहाँ पे क्या है, U का मतलब यहाँ पे क्या है, तो आपको क्या बताना है, ठीक है, यूनिफाइड यूनिट,
यू का मतलब क्या है यहाँ पे, यूनिफाइड यूनिट। देखो आराम आराम से समझने, भागने के हमें कोई जल्दी नहीं है। यू का मतलब यहाँ पे यूनिफाइड यूनिट भी कहते हैं इसको, यूनिफाइड यूनिट। कुछ भी लिखा आ जाए यही बात है, बराबर होते हैं। आपको याद रखना है AMU। या आपको ये क्वेश्चन इतना क्यों करवाया गया है, कभी भी पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी परमाणु भार की इकाई नहीं है, ठीक है, या इनमें से कौन सा भिन्न है, तो ये तीनों समान होते हैं, इनकी वैल्यू समान होती है, ठीक है। यानी ये AMU कहाँ से लिया गया है, AMU कहाँ से लिया गया है, कैसे आया ये, ठीक है, कैसे आया। मैं कह दूं एटॉमिक मास यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट ये लिया गया है आपका कार्बन 12 जो समस्थानिक है, आइसोटोप है, ठीक है। कार्बन 12 जो है उसको लिया गया, कार्बन 12 के अंदर देखा गया, ठीक है, भी जो कार्बन 12 जो है ना उसके भार का 1/12 जो है, 1/12 भाग वो AMU के बराबर होता है, ठीक है। क्या मान लिया गया भी कार्बन 12 का भार जितना है उसका 1/12, यानी इसका हम 12 लिखते हैं, ऊपर देखो 12 लिख रखा है, ठीक है। इसका 1/12 भाग जो है, 1/12 भाग कितना हो गया, 12 का 1/12 बार 1 हो गया। तो इसका मतलब जो 1/12वां भाग है उसको AMU कहा जाता है, यानी AMU का मतलब हो गया कार्बन 12 के 1/12 भाग को MU की संज्ञा दी गई। और कार्बन का अपने का क्या है, इतना है 12 है, और 1/12 भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 MU, ठीक है। अब इससे कंपेयर करके आपको कहा जाता है भी जो भार है परमाणु भार निकालने का, तो उसका बेस क्या है, आधार क्या है, उसका आधार किसको माना गया, तो कार्बन 12 को। उसका कौन सा भाग 1 MU के बराबर होता है, तो कार्बन 12 का 1/12 भाग 1 AMU के बराबर होता है, एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है, यानी 1 के बराबर होता है। अब आपसे ये थोड़ा सा और पूछेगा, क्या पूछेगा, 1 AMU किसके बराबर होता है, जैसे हम किलोग्राम में मापते हैं कोई चीज़, ठीक है। जैसे कोई बड़ी चीज़ है, मान लो ये है लोहा है, तो लोहे को आप किस में मापते हैं, आप किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। अब किलोग्राम में मापना तो संभव नहीं है, इतनी छोटी चीज़ जिसको सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है उसको किलोग्राम में मापना संभव है क्या, तो नहीं है। तो उसके लिए उसकी छोटी यूनिट बनाएगी। जिस प्रकार आप पास्कल से दूरी, जो ज़्यादा दूरी होती है उसको पास्कल से मापते हैं, उससे कम दूरी को फिर किस में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, उससे कम दूरी को फिर आप किस में मापते हैं, तो सॉरी पास्कल कह रहा हूँ, ठीक है, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। प्रकाश वर्ष से छोटी दूरी है उसको किलोमीटर में, फिर मीटर में, फिर सेंटीमीटर में, फिर डेसीमीटर के अंदर, नैनोमीटर के अंदर, उसके बाद आप लास्ट तक एंगस्ट्रॉम तक मापते हैं दूरी को, ठीक है। यानी जितनी छोटी दूरी होगी उसका अलग से मात्रक बना दिया गया ताकि समझने में आसानी हो। तो ये किसी न किसी के बराबर तो होगा। जैसे लोहे को हम किलोग्राम में मापते हैं, तो छोटी चीज़ को हम किस में मापते हैं, तो परमाणु इतनी छोटी चीज़ है उसका भार किलोग्राम में मापना तो संभव नहीं है, लेकिन वो उसका यूनिट है बाहर को मापने की, AMU एटॉमिक मास यूनिट है। तो उसको मापने के लिए किसका यूज़ होता है, AMU का माप होता है। तो ये कितने किलोग्राम के बराबर तो होता होगा जी, तो 1.673 गुणा में 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। यानी इतनी छोटी यूनिट है, यानी इतनी छोटी यूनिट है, इतनी छोटी यूनिट, इतनी छोटी यूनिट है, ठीक है, AMU। तो इस 1 MU के बराबर कितना होता है, इतना होता है। सर ये वैल्यू तो कहीं पड़ी हुई नज़र आ रही है, तो पड़ी हुई नज़र आ रही है तो यानी आप कहोगे जी ये वैल्यू तो प्रोटॉन की होती है, ठीक है, न्यूट्रॉन की लगभग बराबर होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है बराबर होता है जी, तो ये पड़ी हुई है, तो यानी इसके बराबर 1 MU होता है। तो आपसे पूछ ले प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, AMU, तो 1 AMU कह दोगे आप, ठीक है। और नहीं तो आप पता ही आपको क्या कहते हो, 1.0007807, 1.008, इस प्रकार से भी AMU मापते हैं। लेकिन आपको इसको हम मान लेते हैं 1 यूनिट, इसको क्या माना हमने, 1 यूनिट माना, ठीक है। तो प्रोटॉन पिचा 1 यूनिट होती है, मान लो 1 इकाई मान लिया, ठीक है। तो प्रोटॉन को 1 मान लिया, न्यूट्रॉन को 1 मान लिया, तभी तो हम क्या करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ देते हैं, 1 + 1 2 हो जाता है। अगर यहाँ पे क्या है 8, तो 8 प्रोटॉन है तो 8 न्यूट्रॉन है, 1 की वैल्यू 1 है तो 8 है, इसीलिए इसको 1 की संज्ञा दी जाती है,
समझ में आई बात? ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू ये दी गई है, एक संख्या 118, ये भी संख्या 11, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं कि परमाणु भार द्रव्यमान के बराबर होता है लगभग। ये संख्या लगभग बराबर होती है, द्रव्यमान और भार लगभग एक क्या होते हैं, सॉरी, संख्या द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार लगभग समान होते हैं। लगभग समान होते हैं का मतलब है आपके हिसाब से समान होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री वालों के लिए तो समान नहीं होते, लेकिन लगभग समान होते हैं। जैसे मैं एक वैल्यू लिखता हूँ, मान ले क्या लिखी मैंने क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया थोड़ी देर पहले। क्लोरीन जो है उसके नीचे हम 14 लिखेंगे, ठीक है, और ऊपर हम कितने लिख सकते हैं, तो आप कहोगे जी ये 36 लिख दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये परमाणु भार को डिनोट कर रहा है, ठीक है, लेकिन होती कितनी है जी, एग्जैक्ट वैल्यू अगर क्लोरीन की देखें तो हम कहते हैं 35.5 लिखते हैं, ठीक है, और लिखना कितना है, हमें लिखना है 34 या 35 के बराबर। कितना हुआ, 14, अरे 17, ठीक है, 17 दूनी 34 के बराबर हो। तो लगभग समान परमाणु संख्या कितनी होगी, 34 होगी जैसे, ठीक है, सॉरी, परमाणु संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे परमाणु संख्या जो है वो तो हो गई जी इसकी 17, ठीक है, और ये कितना हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गई इसकी, द्रव्यमान संख्या हो गई। तो इस प्रकार वो लगभग क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं। इसको हम एक रफली वैल्यू के अंदर लिखते हैं, ठीक है, और रफ में यहाँ पे याद कर सकते हैं। बाकी पॉइंटों के अंदर हर जो आपको लिखा जाता है, जैसे मैं कह दूँ, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो एक लिखा, लेकिन एक नहीं होता, 1 पॉइंट कुछ होता होगा, ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं होता, 4 पॉइंट या 3 पॉइंट कुछ होता होगा, या 4 पॉइंट कुछ होता होगा, इस प्रकार से होता होगा, ठीक है, आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा एग्जाम्पल देने की कोशिश न करें, ठीक है, और ये होता होगा। तो ये चीज़ें होती है, परमाणु भार क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु संख्या क्या है। मैं फिर एक बार इसको थोड़ा सा आप अच्छे से और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आपके लिए क्या होता है, देखो, भार और आप द्रव्यमान संख्या के अंदर थोड़ा सा फर्क समझा आपने भी, क्या संख्या है क्या द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या है। अब x यहाँ पे a लिखा है तो यहाँ पे z लिखा है, तो यहाँ पे आप परमाणु भार कह देते हैं, आप इसको क्या बोल देते हैं आजकल, परमाणु भार बोल देते हैं आपके लिए याद करने के लिए। और यह क्या है, परमाणु द्रव्यमान बोल देते हैं भार को, ठीक है, और इसको ही आपने क्या बोल दिया, द्रव्यमान संख्या बोल दी, ठीक है। तो कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क होता है इनमें, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है इसमें, ठीक है। तो ये ए के लिए इसे लिखा है। आपसे पूछ रहे द्रव्यमान संख्या क्या है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, परमाणु द्रव्यमान क्या है तो इसकी वैल्यू बतानी है, परमाणु भार पूछ ले तो इसकी वैल्यू बतानी है। इसको हम परमाणु संख्या बोलते हैं, और मैंने बताया परमाणु संख्या या क्रमांक बोलते हैं। और ये बात अगर आपको क्लियर हुई तो ये इसका वैल्यू होता है P+N होती है, और इसकी वैल्यू होती है P के बराबर, ठीक है। और एक इसमें दिया आपको इलेक्ट्रॉन पूछ ले, मान लो इलेक्ट्रॉन पूछ ले कितने हैं, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, क्या ऑक्सीजन ले लेते हैं, आप ऊपर लिखा है उनमें से ले लेते हैं ऑक्सीजन, हाँ, ठीक है। अब ऑक्सीजन के अंदर आपसे पूछे ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आपको पता है 16 क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, यानी नाभिक के अंदर नाभिक के कणों की संख्या, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 16 के बराबर होता है, और प्रोटॉन ये होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस अगर न्यूट्रॉन किसके बराबर है, 16 के बराबर है, तो प्रोटॉन की P के बराबर कितना दिया हुआ है, तो P बराबर हमें 8 दिया हुआ है, तो हमें निकाल लेंगे P+8, P की वैल्यू प्लस N बराबर कितना है, 16 है, तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई जी। तो ऑक्सीजन के अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, इतने हैं, ठीक है। उसी प्रकार मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, जैसे नियोन का लेते हैं, नियोन, ठीक है, नियोन, Ne से नियोन को डिनोट करते हैं, इसके ऊपर 20 हो गया, नीचे 10 हो गया। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 20 में से 10 जाए, आप कहो जी न्यूट्रॉन की संख्या इसके अंदर 10 है, सीधा सीधा लिखा दोगे, क्योंकि एक बार याद हो गया तो आप सीधा घटाना ही है, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली में से घटाएंगे, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से घटाएंगे, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसमें पूछ ले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, अगर वो किसी आयन के रूप में नहीं है परमाणु, यानी वो
या तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है उस पर या नेगेटिव चार्ज नहीं है, या वो न्यूट्रल एटम है, तो उसके अंदर परमाणु एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ले तो आपको हो जी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 10 है, और प्रोटॉन आपको पता चल गया 10 है, और न्यूट्रॉन भी आपको पता चल गया 10 है, यानी तीनों की संख्या 10-10 होती है नियोन जो होता है ना उसके परमाणु के अंदर हो जाएगी। ऑक्सीजन में कितना कितना है जी? ऑक्सीजन में तो 8 इलेक्ट्रॉन है जी, 8 प्रोटॉन है जी, और 8 ही न्यूट्रॉन है जी, 8 ही न्यूट्रॉन है। तो बराबर संख्या है, यानी दोनों का सम जो बराबर है 10-20 10-20। अगर ये इसका दुगना है तो तीनों की संख्या बराबर मिलेगी हमें। क्लियर हुई बात? ठीक है। और एग्जाम्पल अगर ले हम, मैग्नीशियम ले लो आप, मैग्नीशियम पानी का, ठीक है, मैग्नीशियम ले लो आप, मैग्नीशियम Mg लिखते हैं, Mg छोटा लिखते हैं। अगर एक ही परमाणु के लिए 2 अक्षर दिए गए हैं, किसी एक तत्व के लिए 2 अक्षर दिए गए हैं, तो उसको एक को छोटा लिखते हैं। जैसे कैलोरीन बताता हूँ मैं, ठीक है, कैलोरीन, ठीक है, L छोटा आएगा, Mg आ गया, Ne आ गया, नियोन आ गया आपका, He आ गया, हीलियम आ गया। क्योंकि छोटा लिखने का मतलब क्या है, अगर आपको बड़ा लिखा मिल जाए तो मैं बताऊँ CO का मतलब क्या होता है, तो CO होता है, अगर बड़ा है तो ये कंपाउंड होगा, दोनों अक्षर बड़े हैं तो ये कंपाउंड होगा कोई ना कोई, यानी ये यौगिक होगा, ये मॉलिक्यूल अणु होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है जी, तो कार्बन और मोनो एक है, ऑक्साइड ऑक्सीजन है, मोनो ऑक्साइड होगा। अब इस बात को मैं ऐसे लिख दूं CO, फर्क पड़ेगा क्या कुछ? क्या नहीं पड़ेगा। CO, C छोटा लिख दूं, O छोटा लिख दूं, तो इसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? ठीक है, हाँ जी पड़ेगा। क्या पड़ेगा जी? अब CO को तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड लिखते हैं, इसका बड़ा दोनों अक्षर है, और छोटा लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोबाल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोबाल्ट बोलते हैं। तो फर्क पड़ता है बहुत, ध्यान रखें। C के पीछे O छोटा है, यानी C के पीछे कोई अक्षर बड़ा लिखा है और दूसरा छोटा लिखा है, तो वो एक ही एटम है, किसी को डिनोट कर रहा है, किसी एक तत्व को डिनोट कर रहा है, किसी एक तत्व के बारे में बता रहा है। अगर दोनों अक्षर बड़े बड़े हैं तो वो 2 तत्वों के बारे में बता रहे हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड को बताता है जैसे, और C छोटा O जो है वो किसको बता रहा है? ये एक ही तत्व के बारे में बता रहा है जिसका नाम कोबाल्ट होता है। क्या होता है? कोबाल्ट होता है। ठीक है, तो जैसे यूरेनियम लिख दें आप, CU लिख दें तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना आपको। C छोटा U लिखेंगे तो कॉपर को बताएगा। किसको बताएगा? कॉपर को बताएगा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब 1 से 30 आपको मैं बता दूं, अगर आपको कहे जी परमाणु आपको संख्या पता है और द्रव्यमान उसका बताना है, तो आपको कुछ आता नहीं है, मान लो उसके बारे में पता नहीं है, याद करना कई बार बहुत मुश्किल होता है, लेकिन संख्या याद कर सकते हैं आप। संख्या तो याद कर ही सकते हैं जी। ठीक है, संख्या याद कर सकते हैं, ट्रिक वगैरह बना के भी याद कर सकते हैं। जैसे मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, 10 परमाणु संख्या याद करने की ट्रिक बताता हूँ आपको। 10 से बाद हम 20, और 20 से 30 तक आप याद कर लो, बहुत है आपके लिए, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता। जैसे मैं कह दूँ हाय हेलो, हाय हेलो, या आप इसको हाय हेलो लीना कर लो, या कुछ भी शब्द दे लो, हाय हेलो लीना, हाय हेलो लीना, BBC न्यूज ऑफ ने, क्या ऐसे कर लो। ठीक है, देखो इसको याद करने का तरीका क्या होगा, इसको कहानी को समझना पड़ेगा, ऐसे तो टट्टा मारना हो गया। हाय हेलो, कोई मतलब लीना नाम की लड़की है, मान लो लीना नाम की लड़की है। ठीक है, मैंने पूछा या आपने पूछा, हाय हेलो, हाय हेलो दोनों साथ में तो नहीं कहते वैसे, लेकिन आपको याद कर, हाय हेलो, हाय हेलो नीना, हाय हेलो नीना। BBC न्यूज़ हम डेली देखते हैं, BBC न्यूज़ तो है, आपने सुना भी होगा, BBC न्यूज़ हम डेली देखते हैं। ये BBC न्यूज़ आज ऑफ का मतलब बंद है। ठीक है, तो
BBC न्यूज़ पे कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी, वो चैनल लग नहीं रहा था, तो मैंने पूछ लिया हाय हेलो नीना, BBC न्यूज़ ऑफ ने भी, आज BBC न्यूज़ ऑफ है क्या? हाय हेलो नीना, BBC न्यूज़ ऑफ ने, हाय हेलो नीना, BBC न्यूज़ ऑफ ने, हाय हेलो नीना, BBC न्यूज़ ऑफ ने। देखो इसको याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, H यानी हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। हेलो, हेलो यानी HE आया, इसमें हीलियम आता है 2 नंबर पे। LE यानी लिथियम आता है आपका 3 नंबर पे। B बेरिलियम आता है आपका 4 नंबर पे। बोरोन, B से बोरोन आता है आपका 5 नंबर से। C आपका कार्बन आता है 6 नंबर पे। Ne नियोन यानी आपका आता है 7 नंबर पे। O ऑक्सीजन आपका आता है 8 नंबर पे। F फ्लोरीन 9 नंबर पे। और ठीक है, क्या हो गया? ये लिख दिया गया, यानी नाइट्रोजन आपका आता है किस पे? 7 नंबर पे। और Ne नियोन, नियोन जो आपका आता है वो आता है 10 नंबर पे। तो नियोन कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, यानी BBCN, BBCN, ठीक है ना, BBCN OF और NE, इस प्रकार से। बाकी आपके पास कोई ट्रिक है, और ट्रिक है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, नई ट्रिक सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हाय हेलो नीना, BBC न्यूज़ ऑफ ने, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है यहाँ पे, तो आप इसको N से ही डिनोट करेंगे, ने, ऑफ है, ने का मतलब आज ऑफ ने, ऑफ ने कई बार बोल देते हैं ना, ठीक है। इसके आगे फिर सोडियम आएगा, इसके आगे सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, स्केडियम, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद आपका आएगा सल्फ़र, सल्फ़र के बाद आपका आएगा कैलोरीन, कैलोरीन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद आगे आएगा आपका कॉपर। तो इस प्रकार से ये याद किया जा सकता है आपका ट्रिक से। आप दूसरी ट्रिक भी बनाएंगे, 10 से 20 तक बताएंगे, 10 से 20 से 30 से अलग वीडियो बनाएंगे, इसमें मज़ा नहीं आएगा ना, लंबी वीडियो हो जाएगी। तो परमाणु संख्या आपको 2 चीज़ याद करनी है, मैं बता देता हूँ। 1 से 30 आपको केमिस्ट्री के लिए याद करनी ही पड़ेगी। 1 से 30 याद करोगे तो उसकी परमाणु संख्या आपको याद करनी है, परमाणु संख्या याद करनी है, और उसका भार याद करना है। दोनों चीज़ आपको याद करने पड़ेंगे, और लगभग आप कह सकते हो डबल होता है या डबल के नज़दीक होता है। आपको पता नहीं है तो भी आप डबल लगा लो या डबल के नज़दीक की कोई वैल्यू लगा लो, ठीक है। जो मतलब आपको जो वैल्यू दी जाएगी, अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो उससे भाग होती होगी वो, ठीक है। और याद करने की कोशिश करो। आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसमें भी याद करेंगे आप, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, P ब्लॉक, S ब्लॉक, A ब्लॉक जो याद करने पड़ेंगे उसको हमें, ठीक है। तो ये ट्रिक भी अपना सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ भी आपको परमाणु संख्या के बारे में, परमाणु भार के बारे में, पर द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में पता चला होगा, ठीक है। और किस प्रकार से, जैसे हमने 10 तक याद भी किया परमाणु क्रमांक। आज के लिए फिर इतना ही, अगली वीडियो का वेट करें, जल्दी से जल्द आएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल इसी वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ, और वीडियो के साथ, बढ़िया वीडियो के साथ। धन्यवाद।